वक्फ का जो मामला था वो संविधान से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो लोग गांधी को नहीं मानते हैं, जो कहते हैं, तो अपने पिछवाड़ा में गांधी जी वाला रुपया काहे रखते हैं, फेंक दें। संविधान और शरीयत दोनों संविधान से चल रहा है। जो धार्मिक आजादी है, चाहे हिंदुओं को हो, मुसलमानों को हो, क्रिश्चियनों को हो, ये धार्मिक आजादी संविधान ही ना दिया है। नहीं उसे पूछ रहे, गांधी तो सहूलत के हिसाब से लोग गांधी को अपनाता है ना। आप बताइए, पूरे भारत में दलितों पर, बहुजन पर अत्याचार अगर होता है या किसी पर भी अत्याचार होता है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं वो आते हैं सामने। सलाम आदाब, आप देख रहे हैं ज़ूम इंडिया। मैं हूं शमीम अनवर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सिमाब साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। और सिमाब साहब के बारे में इनके चाहने वाले कुछ इन्हें रविश कुमार के नाम से भी पुकारते हैं। खैर, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। चलिए, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि कल जो प्रोग्राम हुआ था उसमें आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे और आपके बहुत ज़्यादा रुझान था, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितना कामयाब रहा और असरदार रहा क्या? देखिए, सबसे खास बात यह है कि लोग अपने अधिकार के लिए आए थे और ये प्रोग्राम ऐतिहासिक रहा। भारत के अलावा दूसरे मुल्कों के मीडिया ने भी इसको कवर किया कि देखिए, जो नाइंसाफ़ी, जो जुल्म हो रहा है, सरकार जो तानाशाही रवैया अपना करके एक तरह से काला कानून थोपना चाह रही है, ये आम जनों तक पहुंच गई ये बात। और उसमें सबसे खास बात यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल नौजवानों ने बहुत सलीके से किया और इस तरह से समझिए कि एक मुहिम बनाई। पिछले 1 महीने से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, आप हम जैसे लोग ये कोशिश में लगे थे कि लोग आएँ, इसलिए कि भीड़ और संख्या जो होती है वो लोकतंत्र में आपकी आवाज़ बनती है, आपका आधार बनता है। इसलिए आप देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सुधांशु, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो विपक्षी पार्टियां उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग जो है पाकिस्तान ईरान बनाना चाहते हैं, जबकि उनको शर्म आनी चाहिए कि ये जो कानून बना वो कानून हमारे लिए था ही नहीं। यानी जिस कम्युनिटी के लिए आपने कानून बनाया, जिस तरह से कृषि कानून आपने बनाया किसानों के लिए नहीं था, उसी तरह से मुसलमानों को ये लग रहा कि भाई ये जो कानून बनाया गया वो कब्रिस्तान पर, मदरसे पर, खानकाह पर, ईदगाह पर हमला था, इसलिए हमको कम से कम आवाज़ तो बुलंद करनी होगी। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो इस आवाज़ से ये भी होगा कि माननीय न्यायालय के जो जज हैं वो भी तो कम से कम सोचे कि भाई जिसके लिए हम फैसला लिखने जा रहे हैं ये उनके फेवर में ये कानून नहीं है, इसलिए वो कम से कम रियायत तो देंगे, कम से कम समझेंगे तो। इसलिए कि ये संविधान के खिलाफ काम हुआ और बड़ी संख्या में राजधानी पटना में लोग जमा हुए, 10 लाख के आसपास भीड़ आकी जा रही है और ये एक बड़ा सफल ऐतिहासिक आयोजन रहा है। लेकिन सर, कुछ लोग इस बात को लेकर एतराज़ कर रहे हैं कि ये मंच वक्फ बोर्ड से ज़्यादा ये पॉलिटिकल मंच लगने लगा, क्योंकि कई सारे बड़े बड़े नेता आ गए थे इसको लेकर। आप बताइए, पूरे भारत में दलितों पर, बहुजन पर अत्याचार अगर होता है या किसी पर भी अत्याचार होता है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं वो आते हैं सामने। इसमें बुराई क्या है? जब राजनेता आपको मजबूती नहीं देगा लोकतंत्र में, तो आप किसको सुनाना चाहते हैं आप? ये तो बेहूदी बात है ना। या तो कमअकली है, या ये कि आप जानना नहीं चाहते हैं, या आप सुनना नहीं चाहते हैं। सबसे खास बात यह है कि आप उन लोगों को पॉलिटिकल मंच नहीं देंगे जो आपकी आवाज बनते आ रहे हैं। लोकतंत्र में लोगों की हिस्सेदारी, साझेदारी, विरासत के साथ ही अधिकार मिलता है। अपोजिशन के लोग अगर आपकी बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? आपके अंदर तो इतना पॉलिटिकल पावर है नहीं कि आप बात मनवा लेंगे। आपने उनको जगह दी, वो आपके मेहमान थे, आपकी बात उन्होंने अपनी मुंह से सरकार के सामने सलीके से रखा है, तो इसमें गलत क्या है? ये तो होता रहा है, कोई पहली बार थोड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, सीए एनआरसी का इतना बड़ा आंदोलन है पूरे भारत में। अनुराग कश्यप जैसा आदमी, बॉलीवुड का इतना बड़ा स्टार डायरेक्टर, कितने बड़े बड़े लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे, तब ना जाकर के पूरे भारत में इतना बड़ा आंदोलन बना था। ये कहना, ये ऐसे गधे लोग हैं, इनको कोई काम नहीं है। ये लोग शैतान टाइप के लोग हैं, घर में बैठने वाले कोढ़िया जिसको बोलते हैं गांव में ना, कोढ़ पकड़े हुआ इन लोगों को अपने अधिकार के लिए। अब उनका कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, कहां दफन होंगे वो? उनको फेंक दिया जाएगा गंगा में। तो ऐसे लोगों पर तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। मामला यह है कि अपोजिशन हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ा रहता है और अपोजिशन का काम ही यही है। अपोजिशन का काम ही यही है कि मजलूम के साथ आप खड़े हो, सत्ता के खिलाफ आपको आवाज बुलंद करनी होगी, उनके अधिकार के लिए बात करना होगा आपको। तो वो लोग आए थे बात करने के लिए, स्टेज मिलना भी चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है? लेकिन इसी को लेकर एनडीए के एक नेता अभी कुछ देर पहले पोस्ट किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार को संविधान से नहीं शरीयत से चलाना चाह रहे हैं। अरे, संविधान और शरीयत दोनों संविधान से चल रहा है। जो धार्मिक आजादी है, चाहे हिंदुओं को हो, मुसलमानों को हो, क्रिश्चियनों को हो, ये धार्मिक आजादी संविधान ही ना दिया है। जो लोग बाहर से आए हुए हैं, यानी भारत के नहीं हैं, विदेशी हैं, वो ये सब बात बोल रहे हैं, उनको तो शर्म भी नहीं आती है। यानी जो लोग बैठते थे उन लोगों के साथ जो संविधान के रचयिता थे, उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली देते हैं और जब पकड़ा जाते हैं तो संविधान की दुहाई देने लगते हैं कि बाबा बचा लीजिए, बाबा बचा लीजिए। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के नहीं हुए तो संविधान के क्या होंगे? ये इन लोगों के माँ बाप जो है ओल्ड एज होम में रहते हैं, वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को फेंक देता है और फिर अधिकार की बात करता है। ये लोग चिरकुट लोग हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस मुल्क में संविधान है और संविधान के तहत सारी चीजें हैं। कोई अगर टोपी पहनता है, कोई टीका लगाता है, वो संविधान ने उसको आजादी दिया है।
वो क्या चाहता है कि संविधान खत्म हो जाए, मनुस्मृति लागू हो जाए, देश में डिक्टेटरशिप लागू हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। ये लोग ऐसे ही लोग हैं, ये मतलब चंद लोग हैं। आप देखिए कि भारत की अधिकतर आबादी संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ है, और हर आदमी ये चाहता है कि जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़ा रहे, जो इंसान पढ़ा लिखा हो, संविधान को जानता हो। और वक्फ का जो मामला था वो संविधान से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो लोग गांधी को नहीं मानते हैं, जो कहते हैं, तो अपने पिछवाड़ा में गांधी जी वाला रुपया काहे लड़कते हैं, फेंक दें। तो ये सब ऐसे ही मतलब दीवाने पागल टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, चूंकि चुनाव का माहौल बन रहा है तो उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या लग रहा है इस बार, आप चूँकि आपके पास एक्सपीरियंस भी, आपको क्या लग रहा है, बदलाव होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में हर समाज के लोग अपनी हिस्सेदारी तय करते हैं। आप पटना में देखिए कि जितने भी समुदाय के लोग हैं बिहार में, चाहे वो यादव हो, कुइरी हो, कुर्मी हो, तेली है, कानू हो, सब अपनी अपनी रैली कर रहे हैं, सब अपने अपने अधिकार की बात कर रहे हैं कि भैया हमको आबादी के हिसाब से सीट चाहिए। मुसलमान भी इसी की कोशिश में लगा हुआ था। वक्फ का जो आंदोलन हुआ, भीड़ इतनी ज्यादा आई, हमको तो लगता है उसी मंच से कहना भी चाहिए कि हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ ही रहे हैं, सियासी अधिकार भी हमें चाहिए, हमें भी सीट चाहिए ना। 20% हमारी आबादी है, जो लोग हमारा वोट लेना चाहते हैं उनको कम से कम ये तो तय न करना पड़ेगा। और बदलाव कब होगा कि जब लोग अपने अधिकार के लिए आगे आएंगे, और बदलाव होना भी चाहिए। अगर लगता है कि पॉलिसी सरकार की आवाम के साथ नहीं है तो बदलाव होना चाहिए, और इसमें बदलाव होने से ही समाज तरक्की करता है, मुल्क तरक्की करता है। अगर एक ही आदमी लीडरशिप लेके चलता रहेगा तो फिर बदलाव नहीं है, इसलिए कि वो एक ही तरीके से सोचता है। तो बदलाव निश्चित होना चाहिए, और जो लोग हैं, जो लोग ये इरादा करते हैं, वादा करते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, उनको मौका मिलना भी चाहिए। इसमें कहीं कोई दुश्वारी नहीं है। सर, चूँकि मेरे ख्याल से एक सवाल है जो आपके लिए सबसे सूटेबल है, वो ये कि आपको क्या लग रहा है बिहार की राजनीतिक में मुसलमानों को उनके परसेंटेज के एतबार से हिस्सेदारी मिल रही है? देखिए, पहले नहीं मिल रही थी, लेकिन जब जाति आधारित गणना कराई गई, पॉलिटिकल पार्टी ने जाति जनगणना कराया, नीतीश कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा, लालू जी ने कहा कि भाई हमने जनगणना करा लिया, ये बड़ी कामयाबी है और पूरे मुल्क में जनगणना कराएंगे, उसकी घोषणा मोदी जी ने कर भी दिया। लेकिन मसला यह है कि जनगणना आपने जो कराया, इसका मकसद क्या है? कोई शादी करता है तो उसका मकसद यह है कि वो बुरी बातों से बचेगा, बाल बच्चे होंगे, उनकी नस्ल आगे बढ़ेगी, एक मकसद है शादी का। पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, उसका एक मकसद है कि भाई हम लोगों को अपनी विचारधारा से प्रभावित करेंगे। तो जनगणना जो आपने कराया, तो इसका भी एक मकसद है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होगी। ये तो हर पार्टी के नेता आवाज देते हैं। तो हमारी आबादी 20% है, तो 20% के हिसाब से हमको टिकट मिलना चाहिए। हमारे यहाँ ना नेता की कमी है, ना पैसे वालों की कमी है, ना पढ़े लिखे लोगों की कमी है मुसलमान कम्युनिटी में। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जिन इलाकों में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो हिस्सेदारी की बात भी करें, और पॉलिटिकल पार्टी को हिस्सेदारी तो देनी ही पड़ेगी, इसलिए कि ये हमारा अधिकार है। हम आपको बेला शर्त क्यों वोट करेंगे, हम आपको बेला शर्त क्यों समर्थन देंगे, जब तक आप हमको चुनाव में टिकट नहीं दीजिएगा। अगर नहीं दीजिएगा तो और भी रास्ते हैं, लोग दूसरा रास्ता अपनाएगा। तो हिस्सेदारी तो मिलना चाहिए, और हिस्सेदारी मिल के रहेगी। इसके लिए नौजवानों को खास तौर से आवाज उठानी चाहिए, सोशल मीडिया पर, अपने इलाके में पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों पर दबाव बनाने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। अगर हिस्सेदारी होगी, अगर मान लीजिए कि 10 विधायक मुसलमान हो जाएगा, वो जिसके साथ जिस पार्टी से लड़ेगा तो मुख्यमंत्री तो उसी पार्टी का होगा, तो फायदा तो आप ही को मिलेगा ना। लेकिन ये हिस्सेदारी वाला जो मामला, हकमारी से काम नहीं चलेगा, हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी। अच्छा सर, एक चीज़ बिहार को लेकर, आपको लगता है कि बिहार में डेवलपमेंट के नाम पर नहीं बल्कि कास्ट को लेकर लोग वोटिंग करते हैं? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसा राज्य है जहां पर जाति जो है वो सच्चाई है, फैक्टर होता है। हाँ, जात के अनुसार कैबिनेट में जगह मिलती है, जात के अनुसार विधायक और एमएलए और एमपी चुने जाते हैं, जात के अनुसार अधिकारी की नियुक्ति तक होती है। सर, इसका नुकसान भी तो होता है। नहीं, नुकसान हो अलग मामला है, लेकिन कोई अगर कहे कि जात को हम खत्म कर देंगे तो ये नामुमकिन है। ये संवैधानिक तौर पर एक आरक्षण का दायरा है, उसमें जात है, वो तो होगा, वो रहेगा, उसको कोई खत्म करना चाहेगा तो नहीं होगा। अब आप बताइए ना कि आप फॉर्म भरने जाते हैं, जहां शिक्षा प्राप्त करते हैं, सबसे पहले फॉर्म में यूनिवर्सिटी कॉलेज आपसे पूछा था आप किस जात के हैं वो। तो जब वहां से शुरू है तो राजनीति में जात का मसला है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जात की स्थिति है और वो रहेगी। हाँ, यहाँ पर डेवलपमेंट के अलावा जात भी एक बड़ा फैक्टर है और उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, ये रहना भी चाहिए और रहेगा भी। जात की आबादी जब गिनी गई तो उसके अनुसार टिकट कैसे तय होगा, किस इलाके से किस जात के ज्यादा लोग हैं, ताकि वो अपने जात के नेता को चुनेंगे तो उनकी बात सुनेंगे, उनकी तरक्की करेंगे, उनके लिए पैरवी करेंगे, उनके डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सवाल हम प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि इस बाधा को हम तोड़ेंगे। नहीं, प्रशांत किशोर तो खैर अभी आए राजनीति में, वो खड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर ने क्या कहा 2 दिन पहले कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हम ही लिखते थे। अब प्रशांत किशोर मोदी का भाषण लिखते थे, मोदी जी ने कितना जहरीला भाषण दिया, संविधान के खिलाफ भाषण दिया। बताइए, इनको शर्म आनी चाहिए। गांधी जी की तस्वीर लगाए हुए हैं प्रशांत किशोर, एक तरफ बाबा साहेब की। बताइए, आप भाषण लिख के देते थे और उस भाषण में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 12-12 बच्चा पैदा करेगा, मुसलमान की औरतें बच्चा पैदा करेगी, और आप फिर आप मुसलमान की बात कर रहे हैं।
तो ये सब बात लोग समझ गया है, ये सब फालतू बकवास की बात है। देखिए राजनीति में अगर आपकी विचारधारा नहीं है तो आप मर गए हुए हैं। कह रहे गांधी विचारधारा को मान नहीं नहीं, सब कुछ नहीं। गांधी तो सहूलत के हिसाब से लोग गांधी को अपनाता है ना। गांधी को जब लगा सहूलत, और उनके आज उनकी पार्टी में एक नेता शामिल होने जा रहा है, यूट्यूबर है एक दंगाई, वो गांधी को खुलेआम गाली दिया है। तो गांधी को गाली देना पसंद कर रहे थे यूट्यूबर को। अभी फोटो अभी सोशल मीडिया पर आई है, आप लगा लीजिएगा, उस खबर में देखिएगा, ऐसे गले पचगाए हुए हैं। गांधी को खुलेआम उसने गाली दिया है, गांधी के लोगों को मारने के बारे में कहा है उन्होंने। तो ये सब बकवास बात है, दो चेहरा है, दो तरह का। समाज के अच्छे खासे लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनसे उम्मीदें लगा रहे हैं। लेकिन जुड़ने से नहीं होता है। देखिए वोट जो होता है लोकतंत्र में ना, वो विचारधारा के नाम पर मिलता है। जो पार्टियां होती है पॉलिटिकल, वो विचारधारा के नाम पर स्टेबल होती है ना। ये कह रहे हैं कि हम बदल देंगे। हाँ, जिस तरह की बात ये कर रहे हैं, अगर ये बात वो बिहार और यूपी के अलावा दूसरे पढ़े लिखे राज्य में करते ना तो कामयाब हो सकते थे। एजुकेशन की बात कर रहे हैं। नहीं तो साउथ में आजा, जिन मुख्यमंत्री के साथ तो ही थे ना, मुख्यमंत्री को अपना पिताजी कहते थे, पॉलिटिकल पिता। क्यों नहीं एजुकेशन सिस्टम उन्होंने ठीक कर दिया उसी वक्त? ये सब नौटंकी का बात है, जब बकवास बात है। ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी है, चुनाव में लोग कितना समर्थन देंगे देखने के बाद है, या सोशल मीडिया पर जो चीज़ है, कुछ भीड़ बुलाई होती है, कुछ भीड़ खुद से आई होती है। कल आपने देखा वो भीड़ आई हुई भीड़ थी, पॉलिटिकल रैली में देखेंगे बुलाई हुई भीड़ होती है। तो अलग अलग मामला, अभी तो बड़ा लंबा सफर है उनका, देखेंगे जैसा होगा तय किया जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप देख रहे थे ज़ूम इंडिया, मैं उस समय